2024 में जीत का मंत्र क्या है? महिला के साथ साथ एससी, एसटी, ओबीसी और सवर्ण वोटर। तीसरी बार जीत की क्या यही गारंटी है? ये सब साथ मिलाकर आप तीसरी बार जीत की गारंटी को सुनिश्चित करेंगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इन्हीं पर है, महिला, एससी, एसटी, ओबीसी और सवर्ण वोट बैंक पर। ऐसे में आपको 2019 में इस वोट बैंक का वोटिंग पैटर्न भी दिखाते हैं। देखिए 2019 में महिलाओं ने बीजेपी को, कांग्रेस को और अन्य को, तीनों आंकड़े हम दिखा रहे हैं। महिलाओं ने 46% ने बीजेपी को वोट किया, कांग्रेस को 27% ने, अन्य को 27% ने। एससी ने 41% बीजेपी को वोट किया, एसटी ने 46% बीजेपी को वोट किया, ओबीसी ने 54% और सवर्ण ने 59% बीजेपी को वोट किया। और यही अभी भी फोकस में है। इन्हीं को मिलाकर तीसरी बार जीत का जो मंत्र है वो बीजेपी लेकर आगे बढ़ रही है। शिवम, अभी भी आप ये कहेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखकर राजनीतिक जो पैटर्न है उसे तैयार नहीं किया जा रहा है 2024 के लिए? सिर्फ कार्यकर्ता, सिर्फ नीति, ये सब भी तो बहुत अहमियत रखता है ना? ऑफ कोर्स, मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती कि वो तो विपक्ष को तय करना है कि ये जो सारी नीतियां जिस तरीके से इस देश और समाज को तोड़ने की इनकी रही, ये सब नीतियों को लेकर चुनाव में गए और बुरी तरीके से मुंह की खाई। और बार बार जो इस तरह की बातें कही गई, इन्होंने कहा कि भाई स्पीकर का एक सम्मान होता है। सम्मान तो इस देश के राष्ट्रपति का भी होता है। आदिवासी महिला महामहिम के बारे में किस तरीके के शब्द जो है शुरुआत में इस्तेमाल किए, आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। शिव, वो बात हो गई। इस तो आपने अगर बोला तो मैं नहीं बोल सकता। आप ये कहना चाहती हैं एक दिशा में रहे? नहीं, मैं दिशा में ही हूं। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं। तो अगर सम्मान की बात है तो सम्मान वहां भी होगा। जहां तक बात रिप्रेजेंटेशन की है, किसी भी जाति को अगर रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो इसमें बुराई क्या है? इस देश में एक ही परिवार से ओबीसी के नाम पर, जात के नाम पर, एक घर से 4 बार 2 पुश्ते मुख्यमंत्री बन जाए तो वहां ओबीसी का असर नहीं है। मैं मानता हूं सब तक रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके अगर कोई जाति समाज को तोड़ने का काम करता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें, ये आपने शुरुआत में कहा कि सवर्णों का बोलबाला है, ऐसे तो सवर्ण भी पलटकर कह सकते हैं कि भाई इस देश में राष्ट्रपति जो हैं आदिवासी हैं, प्रधानमंत्री जो हैं ओबीसी हैं, उपराष्ट्रपति जो हैं ओबीसी हैं। लेकिन नहीं, इस तरीके से संगठन और सरकार नहीं चलती। मैं कहता हूं इस देश में 140 करोड़ की सरकार है। राज्यों में जितनी भी राज्य की जनता है उसके लिए सरकार है। उनके लिए बेहतर काम कौन कर सकता है, उनका चुनाव उस स्तर पर होना चाहिए, उस आधार पर होना चाहिए, ना कि एक परिवार ने डिसाइड कर लिया, कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया, एक कोटरी के कुछ लोग हैं उनको तय करके सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए। नहीं, यहां पर सिर्फ यही महत्व है कि कोई भी कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए बेहतर काम करे और अपने राज्य की सेवा कर सकता है उसको ही आगे आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में यही रीति रही है और यही आगे भी रहेगी। लेकिन शिवम, ये अलग बात है, फिर उसके बाद रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही बताते हैं कि हमने कैसे आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बना दिया है। खुद अपनी जाति के बारे में भी प्रधानमंत्री एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं। तो जाति की बात होती है राजनीति में, जाति की बात होती है, जाति की अहमियत भी है। अगर हमने जातिगत आधार पर नेता भी चुने जाते हैं, टिकट भी दिए जाते हैं। तो अगर हमने ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन दिया है तो हम बताएं ना, क्या बताना चाहिए? हम भी तो वही बात कर रहे हैं। 23 मंत्री अगर हैं, 23 मंत्री अगर ओबीसी रिप्रेजेंटेशन है तो बताना चाहिए। बता रहे हैं, और बताते हैं, और बताते हैं तो बताना चाहिए। ये जो बताने में क्या प्रॉब्लम? बताने में जाति की राजनीति कैसे हो गई? उसका क्या क्या फैक्टर उसमें अहमियत रखते हैं? विश्लेषण आप करिए, लेकिन अगर सरकार ने कोई काम किया तो सरकार बताएगी। शिवम, रुकिए, बताते हैं कौन सी राजनीति होती है। बिल्कुल। अब आपको हम बीजेपी के जो सरप्राइज फैक्टर का पूरा फॉर्मूला है वो दिखाते हैं। दरअसल क्या है ये फॉर्मूला और कैसे प्रभावित करता है राजनीति को। हर राजनीतिक दल की तरह बीजेपी का मकसद सत्ता हासिल करना है, जो चुनावी नतीजे से मिलती है। इसके लिए चुनाव कराया जाता है जिसमें मतदाता हिस्सा लेते हैं। मतदाता नीतियां, नीति, प्रचार और प्रेरणा से प्रभावित होते हैं। और इन चारों के लिए कार्यकर्ता, नेतृत्व, संगठन, यानी कार्यकर्ता की अहमियत है, नेतृत्व की अहमियत है, संगठन की अहमियत है, चुनाव की मशीनरी चाहिए ताकि वो सुचारू रूप से काम कर सके, और वोट बैंक का रिचार्ज होना चाहिए। यानी आपके पास जो वोट बैंक है उसमें एड ऑन, एक टॉप अप होना चाहिए ताकि आप अपने वोट बैंक को रिचार्ज कर सकें, बढ़ा सकें उस दायरे को, और उसी तरह से आपकी सीटें बढ़ेंगी। जो इस बार के चुनाव में देखा कि बीजेपी ने अपने वोट बैंक को बढ़ाया, उसमें कुछ उन्होंने एड ऑन किया। यतीन्द्र जी, आप मानते हैं कि दरअसल यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है, और वो जो एड ऑन है, वो जो टॉप अप है आपको अपने वोट बैंक में जो चाहिए, उसके लिए बीजेपी इस तरह के फॉर्मूले को अपना रही है और आगे बढ़ा रही है? निश्चित रूप से आप देखिए, ये 3 राज्यों के चुनाव जिसमें कई लोगों का यह मानना था कि ये अप्रत्याशित परिणाम आए हैं, उसमें मुझे एक बड़ी भूमिका जो दिखाई देती है, बीजेपी के प्रतिबद्ध मतदाताओं की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है।
अन्यथा मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां लोग कांटे की टक्कर बता रहे थे, वहां दो बड़े राजनीतिक दलों के बीच में 8% का अंतर इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि निश्चित रूप से प्रतिबद्ध मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। उसके अलावा आप देखिए, महिला का जो फोकस है वो देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ने महिला केंद्रित पूरा अपना आख्यान, राजनीतिक आख्यान बना के रखा और इसके कारण बड़ी संख्या में महिलाओं मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो इसी आधार पर कांग्रेस पार्टी विरोध में थी या हार गई चुनाव, तो उनकी कहां कमी रही, वो क्यों नहीं कर पाई ऐड ऑन? देखिए, उसके बहुत सारे कारण हैं, ये केवल एक नहीं है मसला। भारतीय जनता पार्टी ने भी की तरह ही कांग्रेस ने भी फ्रीबीज की एक लंबी लिस्ट मतदाताओं के सम्मुख रखी थी। मतदाता के सम्मुख ये दो विकल्प थे, तो वो किस विकल्प को चुने। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो वेल ऑयल्ड मशीनरी है, बिल्कुल नीचे के स्तर पर जो संगठनात्मक संरचना है, उसके मुकाबले कांग्रेस में अभी उस तरह के काम करने की जरूरत है।